हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हम अपना पीटी 365 पॉलिटी की मैगजीन कर रहे थे। तो चलिए हम आपको इसको कंटिन्यू करते हैं। अब टॉपिक है इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल ये न्यूज़ में क्यों था कभी, क्योंकि अभी क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। देखो गाइस, इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ये परमानेंट बॉडी नहीं है। फाइन, परमानेंट बॉडी इसलिए नहीं है क्योंकि जब सहूलियत लगती है कि इसको बैठाना चाहिए तब हम इसको कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और जब लगता नहीं है तो हम इसको नहीं करते। उसी तरह जो फाइनेंस कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूट बॉडी है अंडर आर्टिकल 280, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो परमानेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जो रिसेंटली जो इंटर स्टेट काउंसिल को क्या किया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब आपको ये पता होना चाहिए इसको सेटअप कैसे किया था इंटर स्टेट काउंसिल को। ये सभी जो है ये हमारा स्टैटिक पोर्शन में कवर होता है। ठीक है, इसको सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा सेटअप किया गया था 1990 में। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263। फीचर्स क्या है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, किसके रिलेशन, मतलब सेंटर स्टेट या इंटर स्टेट में कोई डिस्प्यूट्स हो उनको कैसे एड्रेस करना है, उन डिस्प्यूट्स को रिकमेंडेशन देती है। इसके अलावा क्या करती है, किस तरह से इन डिस्प्यूट्स पे हम कोऑर्डिनेशन प्रमोट कर सकते हैं। मतलब कि सीधी बात बताऊं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है उसको और ज़्यादा क्या करती है, इंक्लूड करती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। राइट, अब कंपोजिशन के ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बता दूँ आपको, इसमें इसमें सभी स्टेट्स के सीएम्स हैं, और जो इनमें जो यूटीज जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, जो यूटीज यूनियन टेरिटरीज आपको पता है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इन सब के क्या है, इन सब में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो इनमें जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन है, हर एक स्टेट्स के तो सीएम्स हैं, और उन यूनियन टेरिटरीज जिनके सीएम, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली उनके सीएम है। फाइन, इसके अलावा जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर इनके चेयर पीता है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस रुकिए। यस, तो हम क्या पढ़ रहे थे, कंपोजिशन किसकी, इंटर स्टेट काउंसिल की, जिसमें हमने ये बोल लिया था कि जो इसमें चेयरपर्सन होते हैं वो कौन कौन होते हैं, हर एक स्टेट के सीएम्स, और हर एक जो यूनियन टेरिटरी जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके सीएम्स होते हैं, और साथ में वो यूनियन टेरिटरी जिनके लेजिस्लेचर नहीं होते उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। फाइन, इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसकी काउंसिल की, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं, जिसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और 9 क्या होते हैं, सीएम्स होते हैं। फाइन, अब क्या अमेंडमेंट किया था 1990 ऑर्डर में, जिसमें बोला था गवर्नर क्या कर सकता है, किसी भी अटेंड कर सकता है इन केस स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल। फाइन, मतलब कि अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर है तो उसमें क्या कर सकता है, गवर्नर इसको अटेंड कर सकता है। इसके अलावा जो नॉमिनेशन बाय चेयरमैन ऑफ परमानेंट इन्विटेज फ्रॉम अमंग अदर यूनियन मिनिस्टर, मतलब कि अभी इसमें से क्या है, कुछ जो परमानेंट इन्विटेज जो इंटर स्टेट काउंसिल में होते हैं उनका जो नॉमिनेशन होगा वो यूनियन मिनिस्टर के बीच में से ही होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड न्यूज़ थी, जो न्यूज़ में थी, ये क्या था, जो महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर डिस्प्यूट था। अभी क्या है, जो डिस्प्यूट था ये नियर अबाउट 7000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को लेकर है। किस किस के बीच में, जो महाराष्ट्र बॉर्डर के साथ लगा हुआ है कर्नाटक के साथ, किन किन डिस्ट्रिक्ट को, बेलागांव, उत्तर कन्नड़ा, बिदार और गुलबाग, मतलब कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर डिस्प्यूट है, जो नियर अबाउट 7000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, अब किस तरह आप स्टेट्स के डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हो। देखो आर्टिकल 3 के अंडर क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ये हमने अपना यूनियन एंड इट्स स्टेट्स चैप्टर कवर किया है, हाँ, जो हम पॉलिटी का कोर्स चल रहा है तो उसमें हमने अच्छे से कवर किया है कि आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो कोई भी स्टेट को फॉर्म कर सकती है, या किसी भी स्टेट के एरिया को अल्टर कर सकती है, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम बदल सकती है। आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिवली जुरिडिक्शन है कि वो सेंटर स्टेट या इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के साथ डील कर सकते हैं। 2004 में महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई इस डिस्प्यूट को लेके। तब आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट ने क्या किया, इंटर स्टेट काउंसिल को क्रिएट किया, जो एडवाइस देगा कि किस तरह से जो इंटर स्टेट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हमको रिजोल्व किया जाए। सिंपल बात ये है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में डिस्प्यूट है, और इस डिस्प्यूट को सोल्व आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट ने क्या किया, इंटर स्टेट काउंसिल को क्रिएट किया, सो दैट वो अपने कुछ डिस्प्यूट्स को लेकर कुछ क्या करे, एडवाइस दे। फाइन,
नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। फाइन, रिसेंटली क्या है, एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है ज्वाइंटली बाय किस किस के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इन प्रोडक्टिव। ठीक है, इन दो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की रिपोर्ट को क्या किया, रिलीज किया गया। अब आपको ये पता होना चाहिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होते हैं क्या। देखो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में, सो दैट हम क्या कर सके, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी कंट्री के, जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे क्या कर सके, कुछ उन डिस्ट्रिक्ट के सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट कर सके। फाइन, सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी कब, 2018 में, सो दैट हम क्या कर सके, जो इंडिया के मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके वो सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इंप्रूव कर सकें। फाइन, अब जब हम पढ़ते हैं, अभी हमने क्या बोला, रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और साथ में सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के द्वारा रिलीज की गई। अब हम इन दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ते हैं। जो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस है, ये क्या है, एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो इंडिया में सेंटर है, जिसका एम क्या है कि हमें क्या करना है, रिसर्च और नॉलेज को हमने क्या करना है, बूस्ट करना है, कंपटीशन करना है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये नॉलेज पार्टनर है जो इसका, वो कौन है, इट इज द नॉलेज पार्टनर ऑफ द नीति आयोग इन रिसेंटली रिलीज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। ठीक है, इसका जो सोशल प्रोग्रेस इनिशिएटिव है, ये यूएसए बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जो मेजर्स करता है कि जो कंट्रीज हैं वो किस तरह से अपने सिटीजन्स की सोशल और एनवायरमेंटल नीड्स को क्या कर सकती है, मेजर करती है। मतलब हम हमारी कंट्री के सिटीजन्स के सोशल और एनवायरमेंटल नीड्स किस एक्सटेंट तक हैं, किस कंट्री कितना प्रोवाइड कर रही है उनकी नीड्स को, उन एक्सटेंट को मेजर करता है। फाइन, करंटली ये जो प्रोग्राम है वो हमारे इंडिया के 739 डिस्ट्रिक्ट में से 112 डिस्ट्रिक्ट्स में से इम्प्लीमेंट है। इसमें जो इंक्लूडिंग 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेडिज्म, मतलब कि देखो अभी हमने बोला इंडिया में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो 739 है, इसमें से जो अभी ये इम्प्लीमेंट है वो नियर अबाउट 112 डिस्ट्रिक्ट में है, और 112 डिस्ट्रिक्ट में भी नियर अबाउट जो 35 ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट है जहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे जो इस तरह की जो रीजन्स हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म रहता है, इफेक्टेड रीजन्स में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस प्रोग्राम को ड्राइव इन किया जा रहा है बाय द फॉलोइंग आइडिया, सो दैट हम गवर्नमेंट की अप्रोच को शिफ्ट कर सके टुवर्ड्स पॉलिसी एंड गवर्नेंस। मतलब कि जिस तरह से जो गवर्नमेंट काम करती है उसकी पॉलिसीज में उसके गवर्नेंस के मेथड में हम थोड़ा चेंज कर सकें। मतलब कि वी हैव टू मूव बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ सक्सेस, मतलब कि हम सक्सेस को सिर्फ इकोनॉमी के माध्यम से ना तोलें, हमें हर एक जो इंडिकेटर्स हैं उन पर प्रॉपर फोकस करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, इक्विटेबल वे में रीजनल को डेवलप करना है। मतलब कि ऐसा ना इनइक्वालिटीज नहीं करनी कि पता चले एक बहुत ज़्यादा अमीर है दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब है, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, उस रीजन को इक्वली क्या करना है, डेवलप करना है। लोगों को हर एक चीज़ का असेस हमें इक्वली हर एक बंदे को पहुंचाना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना जगानी है। फाइन, इसके अलावा जो प्रोग्राम फोकस करता है किस तरह से हम अपने सोशल प्रोग्रेस के आउटकम्स हैं उन पे फोकस कर सके, मेनली 6 थीम्स पे जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं, और साथ में सिटीजन्स की जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करती है। अब ये 6 थीम्स कौन कौन सी है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 30% कवर करता है, एजुकेशन 30%, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज 20% कवर करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन 5%, स्किल डेवलपमेंट 5%, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 10%। ठीक है, तो आपको ये 6 की थीम्स पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनको फर्दर 49 इंडिकेटर्स में बांटा हुआ है। ये जो प्रोग्राम है मेनली 3 कोर प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो कि 3C अप्रोच भी इसे बोलते हैं। C मतलब होता है कन्वर्जेंस, मतलब कि हमें क्या करना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग इनिशिएटिव्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, उन सभी इनिशिएटिव्स को हम क्या करना है, मर्ज करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट करना है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं उनको हमें क्या करना है, उन सबको कोलैब करो, सो दैट हम सिटीजन्स के पास ये सब चीज़ें पहुंचा सके। इसके अलावा हमें कंपटीशन बनाना है अमंग डिस्ट्रिक्ट। देखो गाइस, अगर आप जब तक कंपटीशन नहीं करोगे तब तक आपके पास के आप आगे नहीं निकल पाओगे। ठीक है, नो डाउट ये मतलब कि थीम्स होती है कि हमें खुद से कंपटीशन करना चाहिए, ये बात भी, अगर आपको कंपटीशन अगर नहीं करोगे तो आप आगे कैसे पहुंचोगे। सो ये 3 चीज़ के अप्रोच पे फोकस, दैट इज द कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन। कन्वर्जेंस मतलब कि हमें सभी जो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर आना। कोलैबोरेशन का मतलब कि सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सबको आपस में कोलैब करना है। कंपटीशन मतलब कंपटीशन को बढ़ाना है। ठीक है, इस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर लेवल पे नीति आयोग का करेगा इस प्रोग्राम को एंकर कर रहा है, और जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज हैं
उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने दे रखी है कि किस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस को क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेन ड्राइवर्स हैं इस चेंज का, मतलब कि हर एक स्टेट एक कमेटी फॉर्म करेगी अंडर चीफ सेक्रेटरीज, मतलब कि हर एक जो स्टेट करेगी कमेटी को फॉर्म करेगी, उस कमेटी का जो हेड होगा वो रिस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरी होगा, जो हर एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा, किस तरह से प्रोग्राम को क्या प्रोग्रेस है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब ट्रैक करेगा, सिंपल मॉनिटर करेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होगा जो किस रैंक का होगा, एडिशनल सेक्रेटरी या जिस ज्वाइंट सेक्रेटरी का, जिसको अपॉइंट किया जाएगा सो दैट वो क्या कर सके, लोकल लेवल पे क्या जो फाइंडिंग्स है, मतलब कि क्या रिकमेंडेशन है, क्या आपको जरूरत है, उन क्या जो फीडबैक है वो प्रोवाइड कर सके, मतलब कि कहाँ पे क्या जरूरत है, लाइक किस रीजन में आपको टॉयलेट्स बनाना है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे आपको स्कूल बनवानी है, कहाँ पे आपको हेल्थ सेक्टर्स के लिए को भी जो बनाने हैं, ये सब जो हम लोकल लेवल पे क्या चीज़ें चाहिए उनको रिकमेंड करेगा और उन पे फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर जो नीति आयोग है उसने डेल्टा रैंकिंग को रिलीज किया है जो डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करती है ऑन द मंथली प्रोग्राम, मतलब कि देखो आप 112 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें, तो इसमें जो डेल्टा रैंकिंग जो नीति आयोग रिलीज करेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट को रैंक करेगा हर एक मंथली बेसिस पे कि एक मंथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, कितना इंप्रूव कर रहा है इन 6 फोकस एरिया पे थ्रू द चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड पे, जो कि एक ऑनलाइन डैशबोर्ड। ठीक है, तो आपको बताओ ना जी चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड किससे रिलेटेड है, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। ठीक है, डेल्टा रैंकिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फाइन, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे, जुडिशरी पे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। फाइन, देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको पता ही होगा, अगर आप कोर्ट की मतलब कि देखो दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। कंटेम्प्ट का मतलब सिंपल यही होता है कि अगर आप कोर्ट की अथॉरिटी को क्या कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट शो करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोर्ट की अथॉरिटी या कोर्ट की डिग्निटी को डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो, देन इट इज रेफर टू द कंटेम्प्ट। ठीक है, ये जो प्रोविजन के अंडर क्या है, कोर्ट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी कोर्ट पे अटैक ना करे या कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर ना करे, या जो हमारी जो यहाँ पे कोर्ट की जो इमेज है, ठीक है, जस्टिस की जो इमेज है उसको डिफेम ना करे, और जो जनता को हमारे न्याय पे भरोसा है, जो पब्लिक का फेथ है हमारी मतलब सुप्रीम कोर्ट की इम्पार्शियलिटी पे, वो बना रहे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो 261 आर्टिकल है, वो बोलता है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, मतलब कि हर एक बंदे को पूरा भरोसा करना होगा, पूरा क्रेडिट देना होगा, सो दैट वो पब्लिक एक्ट्स को पूरा भरोसा करे, रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, यूनियन या फिर स्टेट के। फाइन, सो यू हैव टू कीप फेथ ऑन द पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ यूनियन ऑफ एवरी स्टेट। ठीक है, अब जरा हम एक बार देख लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या। देखो पहले हम अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर न्यूज में क्यों होता है ये तो 2 मिनट की बात है। ठीक है, देखो क्या होता है मैंने आपको बता दिया, अगर वी आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, देखो अंडर आर्टिकल 261 हमने अभी पढ़ा, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। आर्टिकल 19 क्रॉस 2 में क्या है, हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी। नो डाउट आपके पास फ्रीडम टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है, लेकिन सिर्फ यू हैव अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग, देखो आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिशमेंट कर सकती है अगर कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है। सिमिलरली आर्टिकल 215 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके अलावा आर्टिकल 142 क्लोज 2 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिश भी कर सकता है फॉर कंटेम्प्ट और सीक एनी पर्सन अटेंडेंस, मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उस बंदे को आपको लेके आने कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि यू हैव टू प्रेजेंट ऑन दैट डे इन द कोर्ट। फाइन, लीगल प्रोविजंस क्या है, देखो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर, देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोविजन में फर्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, लीगल प्रोविजंस का मतलब क्या है, जो और हमारे पीनल कोड्स हो गए उनमें जो मेंशन है। फाइन, लीगल प्रोविजन कौन से हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया हुआ है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मेंशन नहीं किया हुआ है, ना ही डिफाइन किया हुआ है। इसमें सिर्फ क्या किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इससे रिलेटेड क्या मेजर्स लेते हैं। फाइन, जबकि डिफाइन कहाँ किया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में किया हुआ है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया दो होते हैं, सिविल होता है, एक होता है क्रिमिनल होता है। सिविल में क्या होता है, अगर आप सिंपल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना माने, डिसओबे करते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब क्या करते हैं, अगर आप कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, अगर ऐसा आप कर दोगे तो आपको 6 महीने की जेल होगी या फिर आपको 2000 रुपये का फाइन हो सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो,
अगर आप कैन नॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, अगर सपोज करो ऐसा कुछ एक्ट हुआ जहाँ पे आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, लेकिन अगर आप ये एक्ट हुए 1 साल एक्सपायर हो गया तो आपके ऊपर अब प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी, ठीक है। यू कैन नॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर एक्सपायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। मतलब अगर आपके ऊपर आपने ऐसा किया और आपके ऊपर इल्जाम लगा कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, लेकिन 1 साल तक इसके ऊपर कुछ नहीं किया गया, तो 1 साल बाद अब आप इस कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस का मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्सेप्शन का माना गया अगर आप फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, ठीक है। अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो जजमेंट की मेरिट पे, अगर आप क्या कर रहे हो डिफेम अटैक कर रहे हो जज पे एंड नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर, मतलब कि आप जज के बारे में बोल सकते हो लेकिन उसकी जजमेंट के बारे में नहीं बोल सकते, आप उसकी प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। 2006 में इन्वेंटेड किया गया इंट्रोड्यूस, और इसमें ट्रुथ को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ वैलिड डिफेंस, मतलब कि अगर कोई सच बोल रहा है तो वो एक वैलिड डिफेंस है, ठीक है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया। फाइन, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं मान देता, ठीक है। अब जरा हम ये देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था। देखो रिसेंटली क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लोअर एक्टिविटी दैट इज प्रशांत भूषण, उनको गिल्टी माना गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, क्योंकि उन्होंने कमेंट करें सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट किया। फाइन, अब जो मूलागोंकर प्रिंसिपल्स क्या है, देखो इन द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हिज काउंसिल इन्वोक्ड द मूलागोंकर प्रिंसिपल्स अर्जिंग द कोर्ट टू शो रीजन। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ मूलागोंग है क्या। देखो 1978 में केस हुआ था एस मूलागोंकर वर्सेस अननोन, ये केस था जिसमें पहली बार कंटेम्प्ट एक जो वर्ड है उस वो एक हमारे उसमें आया, एक पिक्चर में आया, ठीक है। फिर इसमें 3 जज का बेंच बैठा था, तो उसमें क्या हुआ है 2:1 मेजोरिटी में कोर्ट ने कुछ मूलागोंकर प्रिंसिपल्स को रिलीज किया था, जिसमें ये बोला था कि जो मूलागोंकर है वो कंटेम्प्ट के लिए गिल्टी नहीं है, और तो फिर बेंच ने कुछ और प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया। इस काउंसिल ऑफ क्वेश्चन ने ये बोला कि कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन को हम क्या बोलेंगे, मूलागोंकर प्रिंसिपल बोल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मूलागोंकर प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फाइन, नेक्स्ट हम न्यूज़ पढ़ते हैं अपनी, 1 मिनट। यस, मैकेनिज्म्स टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज। देखो गाइस आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, क्या मैकेनिज्म। रिसेंटली क्या आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा और कंप्लेन किया कि किस तरह से मिसकंडक्ट किया है ऑन अ पार्ट ऑफ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। 1 मिनट गाइस। यस, अभी क्या किया, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा और उन्होंने कंप्लेन किया कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैठे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट किया। अभी क्या ओवर द ईयर 3 मैकेनिज्म्स हैं, एक तो इन हाउस प्रोसीजर जो कि 1999 में आया था, एक है सेक्सुअल हैरेसमेंट गाइडलाइंस और एक है रिमूवल फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये कुछ 3 मैकेनिज्म हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं किसके, मिसकंडक्ट के, या अगर किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया या मिसबिहेवियर किया या इनकैपेसिटी अगेंस्ट जजेस, मतलब कि अगर जजेस ने ऐसा कुछ काम किया है तो इसमें जो 3 मैकेनिज्म्स हैं जो डील करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब हम जरा इनके बारे में पढ़ते हैं, ये जो 3 केसेस हैं। एक है रिमूवल प्रोसीडिंग्स। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 124 आर्टिकल क्लोज 4 के अंदर किस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं और कौन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देखो गाइस, अगर लोकसभा के 100 मेंबर्स ने नोटिस साइन कर दिया या फिर राज्यसभा के 50 मेंबर ने साइन कर दिया तो ऑन चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर इनकरेक्ट। देखो आप सुप्रीम कोर्ट को जज को कब हटा सकते हो, ऑन द चार्ज या तो मिसबिहेवियर क्या हो या फिर वो इनकैपेसिटी मतलब कि अब उसमें वो कैपेसिटी नहीं रही है एज अ जज करने, ठीक है। इन 2 चार्जेस पे आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और ये रिमूवल की प्रोसीडिंग आप किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हो, आइदर फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप लोकसभा से स्टार्ट करते हो तो आपको 100 मेंबर्स के साइन चाहिए, अगर आप राज्यसभा से स्टार्ट करते हो तो आपको 50 मेंबर के साइन चाहिए। पर्सन्स टू होम कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड, आपको पहले कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने पड़ेंगे आपको। अगर आप लोकसभा में कंप्लेंट फाइल करते हो तो उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा, और अगर आप राज्यसभा में करते हो तो उनके चेयरमैन जो होते हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनको रिपोर्ट करना होगा। फिर इंक्वायरी क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अगर नोटिस ऑफिसर में आ जाता है तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब कि स्पीकर या जो चेयरमैन होगा वो 3 मेंबर की कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो इस कंप्लेंट को क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। अब इस कमेटी को वो इन्वेस्टिगेट 3 मेंबर की जो कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसकी कंपोजिशन क्या होगी, इस कमेटी में कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे, ठीक है। ये 3 मेंबर की कमेटी को वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज स्पीकर या चेयरमैन फॉर्म करेगा सो दैट हम उस केस को क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। अब दूसरा क्या है, इन हाउस प्रोसीजर जो कि 1999 में आ रखा है। देखो
इसमें क्या होगा, जो मिसकंडक्ट की जो कंप्लेंट है वो कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। कुछ पर्सन को हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो इंडिया का प्रेसिडेंट है हमारे, उनको आप फाइल कर सकते हो। इंक्वायरी क्या होता है, इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिटरमाइन करते हैं कि जो कंप्लेंट आपने फाइल किया है कि वो सीरियस है या नहीं है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि जो कंप्लेंट है इसमें एक्चुअल में मिसकंडक्ट हुआ है या फिर इम्प्रॉपर मैनर हुआ है, तो वो क्या करते हैं, उस जज से पूछता है आपने एक्चुअल में क्या किया, फिर उस जज का रिस्पॉन्स मांगता है। उस रिस्पॉन्स पे और उन सपोर्टिंग मटेरियल्स पे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि कंप्लेंट की डीपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एक इंक्वायरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इस इंक्वायरी कमेटी की क्या कंपोजिशन होती है, इसमें भी 3 जजेस होते हैं, एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का और 2 चीफ जस्टिस होते हैं 2 हाई कोर्ट्स के। राइट, एक और मैकेनिज्म है दैट इज 2013 का सुप्रीम कोर्ट का सेक्सुअल हैरेसमेंट रेगुलेशन। इसमें जो रिटर्न कंप्लेंट कौन करता है, कोई भी वुमेन कर सकती है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा किसको करेगी, जेंडर सेंसिटाइजेशन है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसको ये कंप्लेंट करती है। ठीक है, अगर अब इस कमेटी को लगता है कि जो कंप्लेंट करी अगर वो जेन्युइन है, तो वो क्या करेगी, 3 मेंबर की इंटरनल सब कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो इस कंप्लेंट को अच्छे से इंक्वायरी कर सके। ठीक है, इस इंक्वायरी कमेटी की क्या कंपोजिशन होगी, जो कमेटी करेगी वो क्या करेगी, इसमें जो मेंबर्स होगी वो कौन कौन से होंगे, कुछ इसी कमेटी के मेंबर्स को क्या करेगी, पर्सन नॉमिनेट करेगी, जिसमें से जो मेजोरिटी मेंबर्स होंगे वो वुमेन होगी और कुछ आउटसाइड मेंबर भी। ठीक है, तो गाइस अभी के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना ई लोक अदालत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइस मैं वो वीडियो छोटी इसलिए रखती हूँ क्योंकि देखो आपको भी पता है आप भी सो दैट वीडियोस को जल्दी जल्दी देख सको। ठीक है, और सेकेंडरी बात क्या होती है ना, मेरे पास भी हल्का सा टाइम की कमी होती है, तो इसलिए क्या है, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।